नमस्कार सभी को। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम प्राचीन भारत के इतिहास में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी पर चर्चा कर लिए थे और आज हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास के वर्गीकरण पर। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का विकास कैसे हुआ और इतिहास का वर्गीकरण क्या है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का वर्गीकरण। वर्गीकरण में हमने देखा था कि इतिहास को प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक 3 कालों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक का मतलब आप सबको पता है, जिसमें भाषा और लिपि नहीं थी। मनुष्य उस समय सिर्फ पेड़ से नीचे उतरकर अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर रहा था। तो वहीं आद्यैतिहासिक में सिर्फ और सिर्फ भाषा और लिपि का विकास हो चुका था, जिसमें कि उसे पढ़ा नहीं गया, हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक जिसमें कि भाषा लिपि का विस्तृत विस्तार होगा और उसमें हम साहित्य पढ़ भी पाएंगे और साहित्य को समझ भी पाएंगे। तो विकसित अवस्था इतिहास की वो ऐतिहासिक काल कहलाएगी। आद्यैतिहासिक जहाँ लिपि और भाषा का विकास संपूर्ण रूप से हो चुका पर पढ़ा नहीं गया, और प्रागैतिहासिक जहाँ लिपि भाषा भी नहीं थी। वह अब आगे पढ़ते हैं हम यहाँ से। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन किसमें किया गया है, किसमें किया गया है? तो हमें जो अवशेष मिले, हमें क्या मिले? अवशेष। हमें क्या मिले? अवशेष। किसके अवशेष मिले? पाषाण के। पाषाण संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में से पत्थर कहते हैं। पत्थर अच्छा नहीं लगेगा। इतिहास में हर एक विषय की अपनी शब्दावली होती है और उसका कुछ अर्थ होता है और उसका कुछ अपना संदर्भ होता है। तो वैसे ही यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? एक प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल जिसमें भाषा लिपि नहीं थी, जिसका पूरा का पूरा हमें इतिहास का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? पुरातात्विक साक्ष्यों से। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है जो हमें अवशेष प्राप्त हुए, औजार उपकरण, जो भी उस समय का मानव अपने जीवन यापन के दौरान औजार उपकरणों का इस्तेमाल करता था। तो देखिए, आइए चलते हम। तो हमने पाषाण काल के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पुरापाषाण काल, मध्यकाल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्लियर है? पुरापाषाण मतलब ये मध्य से पहले की स्थिति है और नवपाषाण मध्य के बाद की स्थिति है। और मध्य पाषाण काल वो स्थिति है जो संक्रमण की स्थिति है, जहां व्यक्ति पुरा से मध्य में पहुंचता है और मध्य से जहां नवपाषाण में पहुंचता है। तो पुरापाषाण काल का मानव कैसा था? पुरापाषाण काल का मानव ऐसा था कि वो सिर्फ उससे अभी क्या है कि पेड़ से नीचे उतरा ही था। अब बताइए, जो व्यक्ति, जो मानव कल तक 4 पैरों से चल रहा था, वो अब 2 पैरों से चलने लगा, वो अब सीधा खड़ा होने लगा। बताइए, वो जब सीधा खड़ा होने लगा तो वह, बताइए, उसका कार्य करने की क्षमता बढ़ गई, उसके 2 हाथों का और उपयोग होने लगा, वो अब सीधा खड़ा होने लगा, दूर तक देखने भी लगा, दौड़ने भी लगा, उसका दिमाग भी विकसित होने लगा। जैसे जैसे वह अपने जीवन में विकास कर रहा है बुद्धि का, वैसे ही वो अपने जीवन को भी सुधारने का प्रयास करेगा। तो वो क्या करेगा भाई? जीवन यापन, उसका भी पेट है। ऐसा तो है नहीं आज मानव को भूख नहीं लगती हो, परंतु ऐसा तो नहीं कि उसकी मम्मी है कि वही खाना बना देगी, या बाहर कोई दुकान है बहुत अच्छी कि आप जाते हैं और पोहा खा के आ जाते हैं। उसके जीवन में तो ऐसा था नहीं। चारों तरफ परिस्थितियां विपरीत थी, बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, पृथ्वी पर भी भौगोलिक स्तर पर हलचल हो रही थी और पर्यावरण में भी पर्याप्त परिवर्तन चल रहे थे। अनेक ऐसे परिवर्तन चल रहे थे जो खुद ही आदि मानव नहीं समझ पा रहा था। ऐसे में लाखों साल वो सरवाइव किया, और लाखों साल सरवाइव किया तो किसके साथ सरवाइव किया? पत्थर के साथ। वो पत्थर के औजार बनाता था और पत्थर के औजारों से अपने पेट भरने के लिए शिकार करता था। बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे पुरापाषाण काल में, इसलिए उसके औजार भी कैसे थे? बड़े बड़े पत्थर के थे। और उसका जीवन कैसा था? खाना अवदोष। खाना अवदोष मतलब वह किसके पीछे भागता रहता था? जानवरों के पीछे भागता रहता था। और उत्पादक नहीं था, सिर्फ उपभोक्ता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कैसे खेती करते हैं, कैसे पशुपालन करते हैं, कैसे वस्तुओं का निर्माण करते हैं। उतना ज्ञान नहीं था। सिर्फ अभी उसने गुफा में रहना और लोगों को एक साथ जोड़कर रहना और शिकार करना सीखा था। और साथ में वह शिकार कर रहा है, शिकारी है, वो खाद्य संग्रह लाता था शिकार को और संग्रह करके रख लेता था। सोहन की घाटी, नर्मदा की घाटी, बेलन की घाटी, नल्लौर आंध्र प्रदेश में, ये वो स्थान है जहाँ से हमें, यहाँ से हमें पुरातात्विक क्या मिले? साक्ष्य मिले। जैसे कि रावत पुरुषपुर है, तो उन्होंने हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स उन्हें प्राप्त हुई है। वहाँ आप देखेंगे तमिलनाडु, पल्लवरम और इनकी दोस्त हुई क्वातिरम पक्कम, बहुत सारे स्थानों से इन्हें यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए। पुरापाषाण काल में पेबुल पत्थर गोल होते थे, चिकने होते थे। बिदरनी, खुरचनी, क्वार्टजाइट कठोर पत्थर होते थे। इनका इस्तेमाल वो क्या करता था? जब कोई जानवर मर जाता था या शिकार कर लिए तो उसको फाड़ने में, उसको चीरने में का इस्तेमाल करता था, है ना? उस समय चाकू वगैरह तो चलते नहीं थे, हंसिया चाकू जानते नहीं थे, धातु का कोई ज्ञान नहीं था उसे। जैसे जैसे समय बीतता गया और खुद पर्यावरण ने भी करवट बदली, और पर्यावरण ने जब करवट बदली और तापमान बढ़ा तो हिम पिघली और घास के मैदानों का विकास हुआ। मध्य पाषाण काल में घास के जब मैदान बने तो छोटे जानवरों का उस पर विकास हुआ। आप देखेंगे छोटे जो घास के मैदान है, उनमें छोटे छोटे जानवर दिखाई देंगे आपको। हिरण दिखाई देगा, खरगोश दिखाई देगा। आप बताइए, आदि मानव ने भी दिमाग लगाया कि अगर मैं बड़ा पत्थर लूंगा
और एक चिड़िया को मारूंगा, तो चिड़िया को मारने के लिए क्या चाहिए? सटीकता चाहिए। ये छोटे जानवर भागते तेजी से हैं और जानवर भी छोटा है, तो इसके लिए क्या करें? आप बड़ा पत्थर लेके पीछे भागोगे, मान लीजिए आपने चिड़िया मार दी बड़े पत्थर से, तो पता चला कि आपको लगा चिड़िया तो गायब ही हो गई, चिड़िया इतनी दब गई कि वो दिखाई ही नहीं दे रही। तो आपका दिमाग, आप भी पर्यावरण के अनुकूल अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। और आप क्या करेंगे? छोटे पत्थरों का, छोटे, आप बताइए, छोटे पत्थरों को मारना है, छोटी चिड़िया को मारना छोटे पत्थरों से, तो फेंक के मारेंगे ना, ऐसे तो नहीं कि उसके पीछे भाग के मारेंगे, बोलिए, फेंक के मारेंगे, और वो भी सटीकता के साथ लगना चाहिए। तो इस समय मानव ने क्या किया? छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना, इसे माइक्रोलिथिक बोलते हैं। कौन सा? माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर होता है, ये मतलब काल होता है। और फेंक के मारने की तकनीक को क्या बोलते हैं? मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइल में क्या मारा जाता है? किसी चीज को फेंक कर मारा जाता है, उसमें एनर्जी है, और यहाँ हाथ में एनर्जी थी। तो आदमगढ़, नागौर, भीमबेटका, ये वो स्थान है जहाँ से हमें इन सब के साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के। यहाँ भी मानव शिकारी, उपभोक्ता, संग्राहकता, खाना अपदोष था, परंतु उसमें दो चीजें उसने सीख ली थी, एक तो चित्रकला और एक पशुपालन। और अगर देखा जाए तो आग जलाना तो उसने यहीं सीख लिया था, परंतु आग का उपयोग और आग का नियंत्रण उसने नवपाषाण, क्योंकि याद रखें, सर्वाधिक विकास अगर मानव ने किया है तो वो कहाँ किया है? नवपाषाण काल में। ये प्रश्न आ जाता है कि बताइए कौन से काल में, पाषाण का, किसका पाषाण काल में मानव ने सर्वाधिक विकास किया? तो नवपाषाण काल में किया। क्यों? क्योंकि इसी समय उसने सबसे पहली धातु का इस्तेमाल किया, तांबा धातु। और यहीं से आगे चलकर तांबे के साथ किसका इस्तेमाल चालू हो जाएगा? पत्थर के साथ किसका इस्तेमाल? पत्थर का तो पहले से इस्तेमाल कर रहा था, अब तांबे का भी इस्तेमाल करने लगा। तो ताम्रपाषाण काल, इसके बाद क्या है? ताम्रपाषाण काल की बात करेंगे हम। तो सर्वाधिक विकास क्यों? उसने पहिया भी बना लिया, उसने इसी पहिए का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन, चौपानी मांडव के स्थान है, आप देखेंगे हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, अर्थात वो पहिए पर रखकर मिट्टी का इस्तेमाल बर्तन बनाने में करने लगा। तो वही पहिए से जब मिट्टी के बर्तन बनाए, तो वही पहिए से उसने क्या बना ली? बैलगाड़ी। क्योंकि वो यहाँ पर पशुपालन, पशुपालन तो यहाँ आदमगढ़ और नागौर से आपको साक्ष्य मिल ही रहे हैं पशुपालन के, परंतु यहाँ पशुपालन विकसित अवस्था में मिलेगा। और सबसे पहला पालतू आपको पशु पता ही, पशु कुत्ता, बोलो डॉगी, जो बहुत वफादार होता है। तो इसी पशुपालन के माध्यम से उसने गाय, बैल, बकरी और इनके बच्चों का इस्तेमाल, बैल का इस्तेमाल किसमें किया? बैलगाड़ी में, कभी पहिया बना लिया। यही जब एक जगह रहने के लिए वो प्रयास करता है, तो वो है कृषि कार्य भी करने लगता है। आसपास जो भी फसल उग रही है, देख रहा है कि अन्य जानवर खा रहे हैं, तो उसने भी खाकर देखा कि मेरी भी भूख मिट रही है, तो वहाँ बीज गिरते थे, फिर वो आती थी फसल, तो वो है उस फसल का संरक्षण करने लगा, उन पौधों का संरक्षण करने लगा। इससे किसी कृषि का विकास हुआ। अब बताइए, किसी पौधे का संरक्षण करेगा तो लंबे समय तक उसे वहां रहना पड़ेगा कि नहीं? तो इसी से, जब अभी तक कैसी जिंदगी थी उसकी, खाना दोस्त, अब कैसी जिंदगी हुई उसकी? स्थायी। बताइए, क्योंकि कृषि करने लगा, और पौधे को संरक्षित करने के लिए लंबे समय तक पशुपालन के लिए क्या करना पड़ेगा? इस स्थान पर अब उसे सिखान नहीं करना पड़ता पहले से ज्यादा। मतलब कि नवपाषाण काल का जो मानव है वो क्या हो गया? उपभोक्ता नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? उत्पादक हो गया। उत्पादक मतलब वो उत्पादन करने लगा, कृषि का करने लगा, पशुपालन करके वो संरक्षित करने लगा पशुओं को भी, और वो प्रकृति के तत्वों की भी पूजा करने लगा। जब उसे लगता था कि वो है, तूफान है या बारिश है, उसके सामने उसकी किसी प्रकार से नियंत्रण की शक्ति नहीं चलती, तो उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता था। वैसे तो आदि मानव अपने आप को इस पूरी पृथ्वी का सबसे डॉन व्यक्ति समझ पाता, कहता शक्तिशाली हूँ, परंतु जब प्रकृति की तत्व जब उसे चुनौती देती, तो उनकी वो है क्या नहीं कर पाता था? क्या नहीं कर पाता था? कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी कारण से, इसी कारण प्रकृति की तत्व को आज हम देखिए, जितने भी ईश्वर हैं हमारे, जितने भी भगवान हैं, हम सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आज भी हम प्रकृति के तत्वों की पूजा कर, आज भी हम नदी की पूजा करते हैं, आज भी हम केले की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, बोली, आज भी हमारे देश में पीपल की पूजा होती है। हड़प्पा सभ्यता में पीपल की पूजा होती थी। बुद्ध, महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे, बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष जिसे आज कहते हैं, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमारे जीवन में वृक्षों का, पर्यावरण का कितना महत्व है, कि प्राचीन काल से ही पर्यावरण और मानव एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा आज भी हमारे जीवन में, वेदों में दिखाई देती है। तो प्रकृति पूजक होगा, और वो है धान है, गेहूं है, जौ है, और ऐसी खेती करने लगा। और यहाँ देखेंगे कि कुंडी आवास से धान के अलावा आपके कुंडी आवास में धान के भी साक्ष्य मिले। घर का आवास बनाने लगा, वो गड्ढा घर, उसे दीवार नहीं बनाना आता तो झोपड़ी बनाने लगा, और साथ में वो गड्ढा घर, आप देखेंगे बुर्ज होम कश्मीर जाएंगे तो वहाँ गड्ढा घर मिलेंगे, वहाँ यहाँ एक व्यक्ति को पशु के साथ, कुत्ते के साथ दफनाया गया है। तो ये धीरे धीरे वो है कुछ मानक भी बनाने लगा, अंत्येष्टि के, अपनी संस्कृति डेवलप करने लगा, कुछ समाज की गुण डेवलप करने लगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मानव ने किस प्रकार से पुरापाषाण काल में बड़े पत्थरों से छोटे पत्थर, छोटे पत्थर से वो है किस पत्थर पे आ गया? बताइए, नवपाषाण काल में वो है अच्छे तरीके से। यहाँ अगर देखेंगे औजार उसके होंगे, बहुत सुंदर औजार बनाएगा वो, बेडोल औजार थी, यहाँ डोल के औजार बनाएगा, उनको चिकना औजार बनाएगा, यहाँ पत्थरों को स्वरूप देना प्रारंभ करेगा। देखिए, आपको मटका बना रहा है,
वो घड़े मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, बताइए। तो याद रखिए नवपाषाण काल तक वह विकसित अवस्था में आ जाएगा, धीरे धीरे वो ग्रामीण सभ्यता विकसित करेगा। तो सोचो पहली धातु उसने कौन सी यूज की, तांबा, इसी को ताम्रपाषाण काल कह दिया, क्योंकि पत्थर का इस्तेमाल तो वो अपने जीवन में कर ही रहा था, अब तांबे का भी करने लगा, तो आगे का काल कौन सा कहलाएगा, ताम्रपाषाण काल। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।